से उतरने वाले हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये अधिकार क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये हमें कैसे एक आम इंसान से एक नागरिक बनाते हैं और ये उस शक्तिशाली राज्य के साथ हमारे रिश्ते की लकीरें कैसे खींचते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आप कह सकते हैं बुनियादी सवाल से। हम हमेशा कहते हैं कि ये अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिले हैं। तो ये राज्य है कौन? अनुच्छेद 12 इसी को साफ करता है। ये कहता है कि राज्य का मतलब सिर्फ दिल्ली में बैठी सरकार नहीं है। इसमें संसद, राज्यों की सरकारें, विधानमंडल, नगर पालिकाएं, पंचायतें, अच्छा, यहाँ तक कि LIC और ONGC जैसी सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब हर वो संस्था जिसके पास सरकारी ताकत है। अच्छा, तो ये दायरा तो बहुत बड़ा है। मतलब इनमें से कोई भी हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता। लेकिन मान लीजिए संसद कोई ऐसा कानून बना दे जो इन अधिकारों के खिलाफ हो, तब क्या होगा? बिल्कुल। यहीं पर अनुच्छेद 13(1) एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 13 को आप इन अधिकारों का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। ये दो टूक कहता है, कोई भी कानून, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने का हो या आज बनाया गया हो, अगर वो मौलिक अधिकारों से टकराएगा तो वो उस हद तक शून्य यानी बेअसर हो जाएगा। और इसी को न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की नींव माना जाता है। इसी शक्ति के दम पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किसी भी कानून को रद्द कर सकते हैं। ये तय करता है कि संविधान सबसे ऊपर है, संसद भी नहीं। तो नींव रखती का ये हमें पता है राज्य कौन है, और ये भी कि हमारे अधिकार सबसे ऊपर है। चलिए अब पहले और सबसे बुनियादी वादे पर आते हैं, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में हम देखते हैं कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण है, महिलाओं के लिए अलग कानून है। तो क्या ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ नहीं जाता? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर अनुच्छेद 14 की गहराई समझ में आती है। देखिए, इसमें दो बातें हैं, विधि की समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। पहली बात जो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है वो कहती है कि कानून के सामने कोई बड़ा या छोटा नहीं, सब बराबर है। लेकिन दूसरी बात जो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा गहरी है। विधियों का समान संरक्षण कहता है कि बराबरी का मतलब सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक जैसी परिस्थिति वालों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो लोग सामाजिक या ऐतिहासिक रूप से दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन्हें दूसरों के बराबर लाने के लिए राज्य उनके साथ थोड़ा अलग, एक पॉजिटिव व्यवहार कर सकता है। एकदम सही। इसी को तर्कसंगत वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन कहते हैं। और यही सोच हमें अनुच्छेद 15 और 16 में साफ दिखती है। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग, वंश या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि राज्य महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कानून बना सकता है। तो ये विरोधाभास नहीं है? नहीं, ये विरोधाभास नहीं बल्कि असली समानता लाने का तरीका है। इसी तरह अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में बराबरी की बात करता है, लेकिन समाज के दबे कुचले वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी करता है। और समानता की इसी सोच को और मजबूत करने के लिए संविधान ने दो बड़े सामाजिक कदम उठाए। अनुच्छेद 17 ने छुआछूत जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म किया। हाँ, और उसे एक दंडनीय अपराध बनाया। और अनुच्छेद 18 ने राजा महाराजा जैसे जो वंशानुगत टाइटल्स थे उनको खत्म कर दिया। मकसद साफ था, आपकी पहचान आपके जन्म से नहीं, आपके कर्म से होगी। हाँ, ये दोनों अनुच्छेद सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि ये सामाजिक क्रांति के प्रतीक हैं। इनका उद्देश्य था एक ऐसा समाज बनाना जहां जन्म पर आधारित कोई भी भेदभाव या विशेषाधिकार न हो। तो संविधान ने पहले ये तय किया कि कानून की नजर में सब बराबर होंगे। लेकिन बराबरी का क्या मतलब अगर आप आजादी न हो? यहीं से हमारी कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हमें सिर्फ एक नागरिक नहीं बल्कि एक व्यक्ति बनाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 19 से, जो हमें 6 तरह की आजादियां देता है। हाँ, बोलने की आजादी, बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, संगठन बनाने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम धंधा करने की। ये हमारे लोकतंत्र की ऑक्सीजन है एक तरह से। लेकिन ये आजादियां अक्सर विवादों में रहती हैं, खासकर बोलने की आजादी। कई बार कहा जाता है कि इसके नाम पर लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो क्या इसकी कोई सीमा है या ये असीमित है? बिल्कुल है। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने इन स्वतंत्रताओं को असीमित नहीं बनाया।
इन सब पर युक्ति युक्त प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या अदालत की अवमानना जैसे मामलों में सरकार आपकी आज़ादी पर लगाम लगा सकती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात युक्ति युक्त या वाजिब शब्द है। ये लगाम मनमानी नहीं हो सकती, उसकी वजह ठोस होनी चाहिए और उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और आज़ादी के इसी सिलसिले में एक और अनुच्छेद है जो शायद हम तब तक महसूस नहीं करते जब तक उसकी जरूरत ना पड़े। अनुच्छेद 20। ये हमें राज्य की मनमानी सजा से बचाता है। जुर्म नहीं था। दूसरा, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। बिल्कुल। अब आते हैं उस अधिकार पर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मौलिक अधिकारों का दिल कहा है। अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सिर्फ एक लाइन का ये अनुच्छेद इतना ताकतवर कैसे बन गया? शुरू में तो इसका मतलब सिर्फ जानवर की तरह जीने मरने से बचना ही समझा जाता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनुच्छेद 21 शायद हमारे संविधान का सबसे जिंदा, सांस लेता हुआ हिस्सा है। 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी परिभाषा ही बदल दी। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ कोई भी कानून बना देना नहीं, बल्कि वो प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत होनी चाहिए। अरे वाह! तो इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। इसी गरिमा के साथ जीवन की व्याख्या से निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, यहां तक कि सोने का अधिकार भी निकल कर आया है। यह एक अनुच्छेद नहीं, एक पूरी क्रांति है जिसे हमारी अदालतों ने आगे बढ़ाया है। कमाल है। और इसी की एक शाखा है अनुच्छेद 29 क, जिसे बाद में जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। हाँ, ये तो एक पूरी पीढ़ी को बदलने वाला अधिकार है। इसी समूह का आखिरी अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, जो गिरफ्तारी से जुड़ा है। हाँ, अनुच्छेद 22 ये सुनिश्चित करता है कि अगर राज्य आपको आपकी आजादी से वंचित करता है, यानी गिरफ्तार करता है, तो वो भी मनमाने ढंग से नहीं कर सकता। आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है, अपने वकील से सलाह करने का हक है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना आपका अधिकार है। तो अब तक हमने समानता और स्वतंत्रता की बात की। अब उन अधिकारों पर आते हैं जो समाज के सबसे कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, अनुच्छेद 23 और 24 मानवीय गरिमा पर सीधा प्रहार करने वाली 2 कुप्रथाओं को खत्म करते हैं। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार यानी इंसानों की खरीदो फरोख्त और बेगार मतलब बिना पैसे के जबरन काम कराने पर पूरी तरह रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ये साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्ट्री, खदान या किसी और खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ये अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि आर्थिक मजबूरी किसी की इंसानियत न छीन ले। बिल्कुल। अब बात करते हैं भारत की आत्मा की, उसकी विविधता की। और इस विविधता को सहेजने का काम करते हैं धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद। अनुच्छेद 25 हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। हाँ, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप जो मानना चाहें माने, लेकिन यह भी असीमित नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इस पर भी रोक लग सकती है। इसी के साथ अनुच्छेद 26 धार्मिक समूहों को अपनी संस्थाएं चलाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लगा सकती। और अनुच्छेद 28 सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। ये सब मिलकर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाते हैं। और धर्म के अलावा भाषा और संस्कृति की विविधता का क्या? उसके लिए भी कोई सुरक्षा है? बिल्कुल। अनुच्छेद 29 और 30 इसी के लिए हैं। अनुच्छेद 29 देश के हर नागरिक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 30 भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उन्हें चलाने का अधिकार देता है। ये अनुच्छेद भारत की अनेकता में एकता के विचार को संवैधानिक गारंटी देते हैं। ठीक है, तो हमने अधिकारों की एक लंबी लिस्ट देख ली। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म और संस्कृति से जुड़े अधिकार।
सब बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार या कोई और इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो आम नागरिक क्या करेगा, कहाँ जाएगा वो? और यहीं पर आता है हमारे संविधान का सबसे क्रांतिकारी और सबसे शक्तिशाली प्रावधान, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय? जी। और इसकी वजह यह है कि यह खुद एक मौलिक अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है। ये अधिकारों की सूची को सिर्फ एक घोषणा पत्र बनने से रोकता है और उन्हें हकीकत बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? क्या हम मैं या कोई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 जादुई हथियार हैं जिन्हें रिट कहते हैं। ये रिट्स क्या है? इनके नाम तो बहुत भारी भरकम लगते हैं। नाम छोड़िए, काम समझिए। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी शरीर को पेश करो। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी कर पुलिस से पूछ सकता है कि उसे क्यों और किस अधिकार से पकड़ा है। अच्छा। दूसरी है परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। इसी है प्रतिषेध, जो ऊपरी अदालत निचली अदालत को उसकी अधिकार सीमा से बाहर जाने से रोकती है। बिल्कुल। चौथी है उत्प्रेषण, जिससे ऊपरी अदालत निचली अदालत से कोई केस अपने पास मंगा सकती है। वाह। और पांचवी है अधिकार पृच्छा, यानी आपका क्या अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गलत तरीके से बैठ गया है तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि वो किस अधिकार से उस पद पर है। वाह, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि आम नागरिक के हाथ में असली पावर है। बिल्कुल। तो ये अधिकार सिर्फ दिए नहीं गए बल्कि उन्हें बचाने का पूरा सिस्टम भी दिया गया है। बिल्कुल। आखिर में कुछ और अनुच्छेद हैं, 33, 34 और 35। जी। ये क्या करते हैं? हाँ, ये कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हैं। अनुच्छेद 330 संसद को ये अधिकार देता है कि वो सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि अनुशासन और देश की सुरक्षा बनी रहे। अनुच्छेद 34 उन इलाकों की बात करता है जहां मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन लगा हो, और अनुच्छेद 35 ये साफ करता है कि मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है ताकि पूरे देश में एकरूपता रहे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ नियम नहीं है, ये एक नागरिक के तौर पर हमारी पहचान है। ये राज्य की असीम शक्ति पर अंकुश लगाते हैं और व्यक्ति की गरिमा को सबसे ऊपर रखते हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारा लोकतंत्र हर दिन खड़ा होता है और सांस लेता है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम हर किसी को काम, अच्छी तनख्वाह या सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे सकें, तो संविधान निर्माताओं ने इन्हें लक्ष्य के तौर पर रखा। अच्छा, तो ये एक तरह का वादा है जिसे आने वाली सरकारें अपनी क्षमता के अनुसार पूरा करेंगी। ठीक है, लेकिन इन निर्देशों का पालन करना किसे है? जब संविधान कहता है राज्य, तो इसका मतलब सिर्फ दिल्ली की सरकार है या कुछ और? बहुत अच्छा सवाल है। अनुच्छेद 36 इसी को साफ करता है। राज्य का मतलब है शासन की हर इकाई, आपकी केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें, संसद, विधानसभाएं। अच्छा, स्थानीय सरकारें भी? हाँ, यहां तक कि आपकी नगरपालिका और ग्राम पंचायत भी। छोटी से छोटी सरकारी संस्था से लेकर संसद तक हर किसी पर यह जिम्मेदारी है कि वो नीतियां बनाते समय इन लक्ष्यों को ध्यान में रखें। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई सरकार इन लक्ष्यों पर ध्यान न दे तो क्या ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार बनकर रह जाते हैं? अनुच्छेद 37 कहता है कि ये अदालत में लागू नहीं हो सकते, पर देश के शासन में मौलिक हैं। इन दो बातों में विरोधाभास नहीं लगता? ये एक उलझन भरा सवाल लगता है, पर संविधान इसका बहुत खूबसूरत जवाब देता है। आप इसे ऐसे समझिए, ये संविधान का न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन वाला हिस्सा है। अच्छा। आप इसे ना मानने पर जेल नहीं जाते, लेकिन ये आपको लगातार याद दिलाता है कि आपको एक बेहतर राज्य कैसे बनना है। ये शासन में मौलिक है, मतलब ये सरकार के कामकाज की नींव है। तो एक नैतिक जिम्मेदारी हुई। हाँ, कोई भी सरकार इनकी अनदेखी करके लंबे समय तक नहीं टिक सकती, क्योंकि आखिरकार उसे चुनाव में जनता को जवाब देना होता है। तो ये कानूनी नहीं बल्कि एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं। क्या बात है।
एक नैतिक जिम्मेदारी। तो चलिए अब इस सपने के अंदर झांकते हैं। ये सिद्धांत आखिर किस तरह के समाज का निर्माण करना चाहते हैं? अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है एक ऐसा राज्य जो सिर्फ कानून व्यवस्था और टैक्स वसूलने तक सीमित न हो, ओके, बल्कि अपने हर नागरिक की भलाई की जिम्मेदारी ले। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। तो सरकार सिर्फ एक रेफरी नहीं है? नहीं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार सिर्फ एक रेफरी ना हो जो खेल के नियम बताए, बल्कि एक कोच की तरह ये भी सुनिश्चित करे कि टीम के हर खिलाड़ी को खेलने का बराबर मौका मिले। इसका लक्ष्य है आय, संपत्ति और अवसरों की जो गहरी खाई है उसे पाटना। ये तो बहुत बड़ा और आदर्शवादी लक्ष्य है, लेकिन क्या संविधान इसे हासिल करने के लिए कोई ठोस प्रैक्टिकल कदम भी सुझाता है? मतलब जमीनी स्तर पर आर्थिक न्याय कैसे लाया जाए? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 39 इसी का ब्लूप्रिंट देता है। यह सिर्फ हवाई बातें नहीं करता, बल्कि साफ साफ बताता कि क्या करना है। जैसे ये कहता है कि देश के जो भी संसाधन हैं, चाहे वो खदानें हों, जंगल हों या नदियां, वो कुछ लोगों की तिजोरी भरने के काम ना आए, बल्कि उनका फायदा आम आदमी तक पहुंचे। यानी धन का केंद्रीकरण रोकना। सही कहा। और इसका एक क्लॉज तो आज भी कितना प्रासंगिक है। समान काम के लिए समान वेतन, चाहे करने वाला पुरुष हो या महिला। ये तो आज भी एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। जब हम कंपनियों में जेंडर पे गैप की बात करते हैं, तो क्या हम असल में इसी संवैधानिक सपने को पूरा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं? बिल्कुल। उस बहस की जड़ें इसी संवैधानिक सपने में हैं जिसे हम अभी भी पूरी तरह से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी आर्थिक न्याय से जुड़ा है अनुच्छेद 39 क, निशुल्क कानूनी सहायता वाला। जी, जो कहता है कि न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर कोई गरीब है या किसी और वजह से कमजोर है, तो उसे मुफ्त कानूनी सहायता देना राज्य का कर्तव्य है। ये सुनिश्चित करना कि पैसे की कमी किसी को न्याय के दरवाजे से लौटा ना गए। तो हमने देखा कि कैसे ये सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक बराबरी का सपना देखते हैं, लेकिन इस सपने को जमीन पर उतारने के लिए शासन का ढांचा कैसा होना चाहिए? यहीं पर शायद ग्राम पंचायतों से लेकर एक स्वतंत्र न्यायपालिका तक की बात आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनुच्छेद 40 इसी की शुरुआत करता है। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सपने को दर्शाता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण। हाँ, ये कहता है कि सत्ता का केंद्र सिर्फ दिल्ली या राज्यों की राजधानियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि शक्ति नीचे तक, गांव तक पहुंचनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असली शक्तियों के साथ स्वशासन की इकाई बनाया जाना चाहिए। और जो बाद में 73वां और 74वां संशोधन हुआ, वो इसी अनुच्छेद से प्रेरित था। बिल्कुल, वो इसी अनुच्छेद को दी गई एक श्रद्धांजलि थी। और आम नागरिक की सामाजिक सुरक्षा के बारे में क्या? जैसे काम, स्वास्थ्य, एक सम्मानजनक जीवन, क्या इसके लिए भी कोई ब्लूप्रिंट है? हाँ, और यहीं पर अनुच्छेद 41 से लेकर 43 तक की सोच सामने आती है। ये सब मिलकर एक सोशल सेफ्टी नेट यानी सामाजिक सुरक्षा कवच की बात करते हैं। ठीक है। ये कहते हैं कि राज्य कोशिश करेगा कि हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिले, काम करने की जगह इंसानी हो यानी सुरक्षित और अच्छी हो, महिलाओं को गर्भवती होने पर छुट्टी मतलब मैटरनिटी रिलीफ मिले, और मजदूरों को कम से कम इतनी मजदूरी मिले कि वो सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि सम्मान से जी सकें। ये एक पूरे कल्याणकारी राज्य का विजन है। हमने सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की बात की, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो सीधे सीधे समाज और धर्म से जुड़े हैं और हमेशा बहस में रहते हैं। क्या इन सिद्धांतों में ऐसा भी कुछ है? हाँ, और शायद इस भाग का सबसे ज्यादा चर्चित और विवादास्पद अनुच्छेद इसी से जुड़ा है। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। बिल्कुल, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सही कहा। इस पर हमेशा बहुत तीखी बहस होती है। स्रोत इसके बारे में क्या कहते हैं? यह क्या करने का निर्देश देता है? स्रोत के अनुसार ये अनुच्छेद राज्य को ये निर्देश देता है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करे। जी, इसका संबंध उन व्यक्तिगत मामलों से है जो अभी अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ के हिसाब से चलते हैं, जैसे शादी, तलाक, विरासत और गोद लेना। और इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना बताया गया है। लेकिन यहाँ प्रयास करेगा शब्द बहुत मायने रखता है ना? संविधान सभा में भी इस पर काफी बहस हुई थी कि इसे मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाया गया।
हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे एक लक्ष्य के तौर पर क्यों रखा गया? इसे एक लक्ष्य के तौर पर इसलिए रखा गया क्योंकि संविधान निर्माता उस समय की सामाजिक और धार्मिक जटिलताओं को समझते थे। उनका मानना था कि इस पर जबरदस्ती करने की बजाय समाज में सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसे एक निर्देश के रूप में रखा, एक बाध्यकारी आदेश के रूप में नहीं। तो ये भविष्य पर छोड़ दिया गया। हाँ, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी दिशा में राज्य को काम करना है, लेकिन कब और कैसे, ये भविष्य की सरकारों और समाज पर छोड़ा गया। ये बहुत दिलचस्प है। चलिए समाज के कुछ और पहलुओं पर आते हैं। बच्चों, कमजोर वर्गों और स्वास्थ्य के बारे में भी कुछ स्पष्ट निर्देश हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 45 कहता है कि राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का इंतजाम करेगा, जो आज हमें आंगनवाड़ी और प्री स्कूल के रूप में दिखता है। जी। अनुच्छेद 46 राज्य को खास तौर पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और दूसरे कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने और उन्हें हर तरह के शोषण से बचाने का कर्तव्य देता है। और अनुच्छेद 47 तो सीधे सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करता है। हाँ, ये कहता है कि लोगों का पोषण स्तर सुधारना और जीवन स्तर ऊंचा करना राज्य का पहला कर्तव्य होगा। तो जब हम सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा देखते हैं या बच्चों को स्कूलों में मिड डे मील में पौष्टिक खाना मिलता है, हाँ। तो वो इसी अनुच्छेद 47 की सोच को जमीन पर उतारने की कोशिश है। एकदम सही। और हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। वो कैसे? उन्होंने अनुच्छेद 48 और 48 क में कृषि, पशुपालन और यहाँ तक कि पर्यावरण संरक्षण को भी शामिल किया। आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो हमारे संविधान में दशकों पहले लिख दिया गया था कि पर्यावरण, जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। वाह! तो ये सिर्फ सामाजिक और आर्थिक ही नहीं, बल्कि एक टिकाऊ भविष्य का भी विजन था। बिल्कुल। अब हम इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। इसमें न्यायपालिका की आज़ादी और हमारी सांस्कृतिक धरोहर के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, अनुच्छेद 49 हमारी ऐतिहासिक इमारतों और राष्ट्रीय महत्व की जगहों जैसे ताजमहल या अजंता एलोरा की गुफाओं को बचाने की जिम्मेदारी राज्य को देता है। और अनुच्छेद 50? और अनुच्छेद 50 लोकतंत्र के एक बहुत बुनियादी सिद्धांत की बात करता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव। यानी सरकार और अदालत के काम अलग अलग होने चाहिए। हाँ, ताकि अदालतें बिना किसी सरकारी दबाव के निष्पक्ष होकर न्याय कर सकें। ये एक आज़ाद लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। तो ये था भारत के अंदर का विजन। क्या दुनिया के लिए भी भारत का कोई नजरिया इन सिद्धांतों में झलकता है? हाँ, और ये इस भाग का एक शानदार अंत है। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। अच्छा। ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, देशों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेगा और विवादों को लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत से सुलझाएगा। हाँ, शांतिपूर्ण बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश करेगा। ये वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि भारतीय भावना का ही प्रतिबिंब है। तो इस पूरी चर्चा का